हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंसेस। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस चीज़ क्या है? सो टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। और टेंस और टाइम दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस होता है। टेंसेस को कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं विद टाइम। टेंस और टाइम में एक डिफरेंस है। टाइम क्या चीज़ है? जैसे अभी ये क्लास चल रही है तो ये प्रेजेंट का टाइम है, राइट? इस क्लास के बाद जो भी कुछ आप लोग काम करेंगे, जो भी कुछ मैं काम करूँगी, उस सारे काम को हम लोग कहेंगे फ्यूचर का टाइम, राइट? फ्यूचर। और इस क्लास से पहले हम लोग कुछ काम करके आए हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं या जो कुछ चल रहे हैं, वो सारे काम को हम लोग कहेंगे पास्ट का टाइम, राइट? अब ये सारा है टाइम। बट टेंस क्या होता है? टेंस इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो भी टाइम हमें डिफाइन करता है, जो भी टाइम हमें बताता है, उसकी ड्यूरेशन को हम लोग टेंस कहते हैं, राइट? दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस हमारे पास होते हैं। ये तीनों टाइप के टाइम भी हमारे पास होते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द टेंसेज, तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को इस पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पास्ट टेंस, देन फ्यूचर एंड देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, उस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द प्रेजेंट टेंस। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। क्वेश्चन है, रामू हैज़ अ फ्रेंड। रामू हैज़ अ फ्रेंड, इसमें टेंस कौन सी है? जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो लोग बताएंगे कि रामू हैज़ अ फ्रेंड, इसमें टेंस कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड ऑप्शन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, third option is past perfect tense, and fourth option is simple present continuous. राइट, इसको आप लोग बताएंगे कि टेंस कौन सी है। अभी इसको हम लोग क्लास के लास्ट में आंसर देखेंगे, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। दिस इज़ द कन्फ्यूजन बॉक्स। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँगी। सो स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, ये है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैं। पीछे हम लोग जो काम करके आए हैं उसे पास्ट टेंस कहेंगे, और आगे जो हम लोग काम करेंगे उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। अभी के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टेंस जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट का मतलब क्या है कि उसकी जो टेंस है, उसका जो टाइम पीरियड है, वो डिफाइंड नहीं है। वो कब स्टार्ट हुआ है, कब कंप्लीट होगा, अभी चल रहा है या अभी कंप्लीट हो चुका है, कब कब उसका अंत होगा, वो कुछ भी डिफाइंड उसमें नहीं है। इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट का जो टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? वो प्रेजेंट में ही काम शुरू हुआ है और प्रेजेंट में ही ख़त्म हो चुका है। उसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। उसकी सेंस आपको समझ नहीं आएगी कि ये कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, बट इन जनरल इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन प्रेजेंट टेंस ओनली एंड एंडेड इन प्रेजेंट टेंस एज वेल। उसके बाद है सेकेंड है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ और चलते चलते अभी तक चलता जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में कोई काम स्टार्ट हुआ है और वो प्रेजेंट में चलते जा रहा है। आगे कब कंप्लीट होगा, नहीं होगा, आधे में रह जाएगा, जैसे भी होगा वो सारा हमें कोई मतलब नहीं है। अभी प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम जो है प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक चलते जा रहा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक कैच है कि ये काम जो है ये पास्ट में स्टार्ट हुआ। ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ, चलते 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 आके प्रेजेंट में ख़त्म हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और आ करके प्रेजेंट में ख़त्म हो गया, इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ओके। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका नाम ही बता रहा है, परफेक्ट है मतलब काम पीछे से स्टार्ट होके आया है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और चलते चलते कंटिन्यूअस है मतलब अभी तक चलते जा रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, so these were the four parts of present tense. This was the present tense in a diagram. Okay, अब हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस को बारी बारी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक ऐसी टेंस जिसमें टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका यूज़ क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको यूज़ करते हैं रेगुलर एक्शन को डिनोट करने के लिए। रेगुलर एक्शन, कोई काम जो आप रोज़ करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में आप लोग करते हैं कोई भी ऐसा काम, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ कोई हैबिट, आपकी कोई आदत है जो काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है, आपको कोई भी आदत है किसी एक्शन को परफॉर्म करने की, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई ऐसा ट्रूथ जो जनरली एक्सेप्टेड है, उसको भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में काउंट करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई गो टू स्कूल। सिंपल, आई गो टू स्कूल, मैं कब गया, कब आऊँगा, कब, मैं पहले जाता था, नहीं जाता था, कुछ भी डिफाइन इसमें नहीं हो रहा है। इट इज़ अ जनरल सेंटेंस कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। और ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन में ही नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन मतलब ये सब्जेक्ट सिर्फ आई नहीं हो सकता, सब हो सकते हैं। लाइक ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इसमें भी कोई ख़ास टाइम पीरियड आपको डिफाइन नहीं हो रहा है कि वो रोज़ जाता है या आज गया था या फिर पहले भी जाता था, नहीं जाता था। तो ही गोज़ टू स्कूल ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होगा। अब आपके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो इस टॉपिक से नहीं आते हैं कि टेंस पहचानो। हमें क्वेश्चन आएगा फाइंड द एरर में टेंसेस के हिसाब से, वो हम लोग आगे कवर करते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द पेज। हाँ जी, आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस और भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग द रेगुलर एक्शन, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। वो कौन से जो यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज़, इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू डिपिक्ट नियर फ्यूचर एक्शंस। नियर फ्यूचर एक्शंस, जो एक्शंस अभी कुछ टाइम में होने वाले हैं, उनको डिनोट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आपने देखा होगा एक हेडिंग जैसे आती है, लाइक द पीएम लीव्स फॉर यूके नेक्स्ट वीक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमें कैसे पता लग रहा है, हमें बताएगी वर्ब। लीव्स यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब हमारे पास वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इस एग्जाम्पल पर आएंगे, अदरवाइज़ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ब की सिर्फ 2 फॉर्म्स नहीं होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हमारे पास वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है प्लूरल फॉर्म, दैट इज़ एग्जाम्पल जैसे सिंग। सिंग प्लूरल, गाना, सिंग मतलब गाना। फर्स्ट फॉर्म इज़ दी प्लूरल फॉर्म और ये प्रेजेंट में यूज़ की जाती है। ओके, प्रेजेंट में यूज़ की जाने वाली वर्ब की फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म हमारे पास है सैंग, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट में यूज़ की जाने वाली वर्ब है। ओके,
पास्ट में यूज़ की जाने वाली वर्ब की फॉर्म है। थर्ड इज संग। संग वर्ब की थर्ड फॉर्म। संग है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस, ठीक है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, दैट इज़ जो कि कंटिन्यूस टेंस में यूज़ की जाती है, जैसे सिंगिंग, ये यूज़ होती है कंटिन्यूस टेंस में। एंड नेक्स्ट इज़ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि प्रेजेंट में ही यूज़ की जाती है बट विद सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं बट विद वर्ब की सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ओके, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट इज प्लूरल। यहाँ पे आएगा सिंग्स। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ प्ले वर्ड के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, जो कि यूज़ होगी प्रेजेंट टेंस में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड, जो कि यूज़ होगी पास्ट टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन प्लेड, परफेक्ट टेंस में। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लेज, अगेन प्रेजेंट टेंस बट सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सो ये थी वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब का काम क्या है? वर्ब डिसाइड्स द टेंस and the action in the tense. आपको वर्ब जो है वो ये बताएगी कि हमारा काम कौन से टेंस में चल रहा है, कौन से टेंस में स्टार्ट हुआ था और उसका एक्शन क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीव्स वर्ड था, ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, दैट इज़ प्रेजेंट फॉर्म है एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। द पीएम प्राइम मिनिस्टर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके लिए लीव्स वर्ड यूज़ हुआ है। लीव की फिफ्थ फॉर्म वर्ब की जो है यूज़ की गई है, द पीएम लीव्स फॉर यूके नेक्स्ट वीक। अब ये वर्ब जो है हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लीव्स हमारी प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब जो है डिसाइड करती है द टेंस एंड द एक्शन इन द टेंस, ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे एग्जाम रेलेवेंट हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज्ड टू डिपिक्ट नियर फ्यूचर एक्शंस। जो भी हमारे नियर फ्यूचर में एक्शंस होने वाले हैं, कोई काम होने वाला है, उसको डिपिक्ट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब देयर इज़ अ कैच कि ये वाला जो रूल है सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम लोग बात करेंगे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है टू डिपिक्ट द नियर फ्यूचर एक्शंस, वो हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, ओनली ऑफिशियल यूज़। जब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे टू डिपिक्ट द नियर फ्यूचर एक्शंस, तो हम लोग उसे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, ना कि अनऑफिशियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई बड़ी काम होगा, प्रोफेशनल काम होगा, उसके लिए हम लोग इस टेंस को यूज़ करेंगे टू डिपिक्ट नियर फ्यूचर एक्शंस। उसके बाद इसका दूसरा काम ये है दैट इट हेल्प्स टू डिफाइन पास्ट इवेंट्स, डिफाइन पास्ट इवेंट्स, ठीक है। पास्ट इवेंट्स कैसे? जैसे कल कोई मैच हुआ और हमारी टीम जीत गई, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती है इंडिया विंस, इंडिया विंस अ ग्लोरियस विक्ट्री, ग्लोरियस विक्ट्री। अब मैच कल हुआ है,
रात को कल इंडिया जीत चुकी है, बट फिर भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ की गई है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट के कुछ इवेंट्स को दर्शाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो इंडिया विंस अ ग्लोरियस विक्ट्री, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और लास्ट जो है हम लोग इसको एक बार समराइज़ कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को नियर फ्यूचर के एक्शंस बताने के लिए डिपिक्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है नियर फ्यूचर एक्शंस डिपिक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ और जो टेंसेस है वो भी यूज़ किए जाते हैं। जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारे पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे हम लोग जब यूज़ करेंगे तो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल यूज़ ओनली। अब नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ भी यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जब यूज़ करेंगे तो ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों ही पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, हमें जब नियर फ्यूचर के एक्शंस को डिपिक्ट करना है। और फ्यूचर टेंस तो हमारी यूज़ होती ही है जब भी फ्यूचर के एक्शंस को डिनोट करते हैं। सो ये तीनों चीज़ें नियर फ्यूचर के एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये सेकेंड टाइप है फॉर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक पहचान होती है कि जब भी यहाँ पे वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो आईएनजी फॉर्म में यूज़ होगी, और हमने रट भी यही रखा है। सो इज एम आर के साथ हमारे पास यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हमने ये रूल रटा है। ठीक है, राइट, और गलत भी नहीं है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है क्योंकि हमें कंटिन्यूस स्टेट को बताना होता है, डिनोट करना होता है। लेकिन सब वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। कैसे? सब वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। ओके, इसको राइट साइड में कहीं कॉर्नर बना के लिख लो कि सब वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती लक्ष्मण। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ वर्ब्स होती हैं जो हमारी पोजेशन या फिर स्टेट को दर्शाने के लिए आती हैं, और उन वर्ब्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिव वर्ब्स। अब स्टैटिव वर्ब जो होती है हमारी स्टेट को बताती है या पोजेशन को बताती है। स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं, स्टेट मतलब कोई एक्शन जो हो रहा है उसमें उस एक्शन की क्या कंडीशन है वो हमें बताती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है हैव। हैव इज़ अ स्टैटिव वर्ब और इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, लेकिन ये भी हमें सेंटेंस की सेंस को देखकर पता लगता है कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है या नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 सेंटेंसेस देती हूँ, आप बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट सेंटेंस इज राम इज हैविंग 2 wives. Okay. Second sentence, Ram is having breakfast. Third sentence है Ram is having fever. Fourth sentence है Ram is having a meeting tomorrow. अब इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है? जब भी हम लोग स्टैटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं स्टेट या पोजेशन को बताने के लिए तो उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, अदरवाइज आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है राम इज़ हैविंग 2 वाइफ्स। राम के पास 2 बीवियां हैं, ये हमें स्टेट बता रहा है, पोजेशन बता रहा है कि हमारे पास 2 बीवियां हैं। तो ये कोई वर्ब ऐसी तो नहीं है जो एक्शन बता रही है, एक्शन तो नहीं बता रही है, ये स्टेट या फिर पोजेशन बता रही है कि राम के पास 2 बीवियां हैं। तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि हैव जो है ये स्टैटिव वर्ब है और हैव की आईएनजी फॉर्म यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ये पोजेशन बता रहा है। तो इसको हम लोग कट करके यहाँ पे लिखेंगे राम हैज़। राम के पास 2 बीवियां हैं, राम हैज़
2 वाइफ्स, तो ये सेंटेंस गलत था। सेकंड है राम इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे एक्शन हो रहा है कि राम खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है। सो राम इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट मतलब ईटिंग के सेंस में इसको यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस सही है। ओके, यहाँ पे एक्शन डिनोट हो रहा है, सो ये सेंटेंस सही है। इज़ हैविंग यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट है राम इज़ हैविंग फीवर। अब राम को फीवर हुआ है, ये भी हमारे पास एक्शन है कि वो सफ़र कर रहा है। इज़ हैविंग यहाँ पर यूज़ किया गया है सफ़रिंग की सेंस में। राम इज़ सफ़रिंग फ्रॉम फीवर। अब राम इज़ सफ़रिंग फ्रॉम फीवर, तो मतलब इज़ हैविंग की फॉर्म यहाँ पर सही यूज़ की गई है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, राम इज़ हैविंग अ मीटिंग टुमारो। अब राम की कल एक मीटिंग है, वो इज़ हैविंग को सेंस में किस सेंस में यूज़ किया गया है? अटेंडिंग की सेंस में, दैट राम इज़ गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग टुमारो। तो अटेंडिंग के सेंस में इज़ हैविंग को यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस भी सही था। सो फर्स्ट सेंटेंस ही गलत था, जहाँ पर पोजेशन बताया गया था कि राम के पास 2 वाइफ हैं, तो उसको हम लोग कट करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देंगे। तो राम हैज़ 2 वाइफ्स। सो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, नो। नो इज़ ऑल्सो अ स्टैटिव वर्ब। इसके भी मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ। सो फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ knowing the truth. He is knowing the truth. Second, after knowing the truth, he gave his verdict. ओके, यहाँ पे नो फॉर्म को हम लोग ने आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया है। नो इज़ ऑल्सो अ स्टैटिव वर्ब, जिसकी आईएनजी फॉर्म कुछ सेंटेंसेस में नहीं होती, जहाँ पर स्टेट या पोजीशन बताया होता है। अब ही इज़ नोइंग द ट्रूथ, यहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेट बताया गया है कि उस इंसान को सच पता है। सो इज़ नोइंग यहाँ पर गलत है, सो ये सेंटेंस भी गलत है। इसको कट करके हम लोग करेंगे ही नोज़ द ट्रूथ। अब नोज़ क्यों आया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्यों आई? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो नो आता, यानी दे नो द ट्रूथ। ऐसे दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमारे पास नोज आया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई। सेकेंड सेंटेंस है आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही गेव हिज वर्डिक्ट। ये सेंटेंस सही है। कैसे? एक चीज़ आप पहचान लीजिए, कुछ हमारे पास प्रपोजिशंस होती हैं, हमारा इसके पास प्रॉपर एक लेसन है, आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए पता कर लीजिए कि आफ्टर जो है एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के जस्ट बाद उसकी ऑब्जेक्ट आती है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आती है। अब आफ्टर के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगी उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो नाउन हो सकती है या वो प्रोनाउन हो सकती है। और जो वर्ब नाउन का काम करती है, जो वर्ब अगर नाउन का काम करती है, उसको हम लोग कहते हैं जेरंड। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट के पास 3 ऑप्शन हो गए अब, कि ये जेरंड हो सकती है, नाउन हो सकती है, या प्रोनाउन हो सकती है। अब आफ्टर के बाद जो वर्ड आ रहा है नो, इसको नो इज़ अ वर्ब, नो एक वर्ब है, राइट, स्टैटिव वर्ब है। नो इज़ अ वर्ब, इसको हम लोग जेरंड बनाने के लिए क्या करेंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे। नोइंग हो गया। अब नोइंग जो है ये वर्ब होते हुए नाउन का काम कर रही है, यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसको हम लोग जेरंड बोलेंगे। तो नोइंग इज़ अ जेरंड यहाँ पे। ओके, नोइंग को यहाँ पे जेरंड की फॉर्म में यूज़ किया गया है। सो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही गेव हिज वर्डिक्ट, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ट्रूथ जानने के बाद, सच जानने के बाद, यानी एक्शन शो किया गया है। सो यहाँ पे एज अ जेरंड यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। और फर्स्ट सेंटेंस हमारा गलत था, उसको हमने करेक्ट कर लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। वर्ड है अपीयर। अपीयर, अपीयर मतलब प्रकट होना, ठीक है, प्रेजेंट होना। अब इसके कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ appearing to me that he committed the crime. He committed the crime. Second sentence है the stars are appearing
इन द स्काई। थर्ड सेंटेंस है यू आर appearing for the एग्ज़ाम। अब ये 3 सेंटेंसेस में अपीयर को यूज़ किया गया है एज अ वर्ब। अपीयर एक स्टैटिव वर्ब है जो कि स्टेट या पोजीशन को जब भी दर्शाएगी तो उसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती है। अपीयर जो फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ किया गया है, इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट ही कमिटेड द क्राइम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने क्राइम किया है, तो उसको इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमें स्टेट पता लग रही है कि शायद उसने क्राइम कमिट किया है। तो अपीयरिंग यहाँ पर गलत है, यहाँ पर यूज़ होगा अपीयर्स टू मी। इट अपीयर्स टू मी, ठीक है, इट अपीयर्स टू मी दैट ही कमिटेड द क्राइम। अब ये सही हो गया। सेकेंड है द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई। अपीयरिंग का मतलब है आ रहे हैं, सितारे जो हैं स्काई में चमक रहे हैं, तो ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है, एक्शन शो किया है। यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मतलब हमारे पास एक्शन है कि आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी अपीयरिंग की करेक्ट फॉर्म यूज़ की गई है, अपीयर वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ की गई है। सो ये तीनों सेंटेंस थे अपीयर वर्ब के साथ। सो कुछ वर्ब्स होती हैं स्टैटिव वर्ब्स जो स्टेट या पोजीशन शो करने के लिए यूज़ की जाती है, इनका आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होता, बट कुछ केसेस जो सेंटेंस की सेंस से हमें पता लगते हैं वहाँ पर इनका भी आईएनजी फॉर्म यूज़ हो सकता है। सो अभी आते हैं हमारी टेंस के ऊपर, जो कि हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस थी। उसमें मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म ज़रूर यूज़ होती है, लेकिन कुछ वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, जो कि होती है स्टैटिव वर्ब्स। होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास किस लिए यूज़ होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास एक्शन बताने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ एन एक्शन फोकस्ड टेंस। ओके, एक्शन फोकस्ड टेंस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या यूज़ होता है? हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। एग्जांपल, आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन दी वर्क, मैंने काम कर लिया है। आई हैव डन दी वर्क, हैव यूज़ हुआ है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, डू डिड डन, डन इज़ दी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो डन यहाँ पर थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ हुई है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आई हैव डन दी वर्क yesterday। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये जो टेंस है हमारे पास एक्शन फोकस्ड टेंस है, ना कि टाइम फोकस्ड। जब भी हमारे पास सेंटेंस में टाइम आ जाएगा तो हम उसको सिंपल पास में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को टाइम फोकस्ड सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर टाइम पर फोकस हो गया कि मैंने वो काम कल कंप्लीट कर दिया था, तो यहाँ पर हैव डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकती। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तो हम लोग एक्शन फोकस्ड टेंस बोलते हैं। सो जब यहाँ टाइम का रेफरेंस आ गया तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं करेंगे। सो एक रूल लिख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब सेंटेंस एक्शन फोकस्ड होगा, ना कि टाइम फोकस्ड। और सिंपल पास्ट को हम यूज़ करेंगे जब सेंटेंस टाइम फोकस्ड होगा। जैसे कि ये सेंटेंस था, यस्टरडे, टुडे, टुनाइट, नेक्स्ट नाइट, टुमारो, कुछ भी आएगा तो सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, टाइम फोकस्ड होगा तब। बाकी टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर फ्यूचर का टाइम फ्रेम है तो हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे। यहाँ पर पास्ट का टाइम फ्रेम था तो हम लोगों ने सिंपल पास्ट का यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है एक सेंटेंस, इंडिया रीच्ड या हैड रीच्ड ऑन मून
2008। ठीक है, इंडिया रीच्ड या हैड रीच्ड, कौन सा यूज़ करेंगे? 2008 हमारे पास टाइम फ्रेम दिया गया है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। रीच्ड, हैड रीच्ड यहाँ पर नहीं होगा, ये परफेक्ट टेंस है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है सिंस या फॉर का। यहाँ पर सिंस और फॉर का भी यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो सिंस और फॉर का एक टॉपिक मैं आपको 4-5 सेंटेंसेस की हेल्प से क्लियर कर देती हूँ। सिंस और फॉर का टॉपिक समझाने के लिए मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंस का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, डिफाइंड टाइम होता है। और फॉर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड दिया होता है, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग इन सेंटेंसेस में लगा करके देखेंगे कि यहाँ पर सिंस आएगा या फॉर का यूज़ होगा, राइट। आर्या हैज़ वर्कड हेयर डैश 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स हमारे पास टाइम पीरियड है, राइट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 4 महीने एक अंतराल है, तो यहाँ पर यूज़ होगा फॉर। आर्या हैज़ वर्कड हियर फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है आर्या हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 2004। 2004 एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, एक स्पेसिफाइड ईयर है, साल है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। आर्या हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2004। नेक्स्ट है आर्या हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस की एक डिफाइंड डेट है इंडिया में, 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस की एक डिफाइंड डेट है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। आर्या हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है आर्या हैज़ वर्कड हेयर डैश 2016। अब 2016 अगैन इसकी तरह इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारे पास सिंस यूज़ होगा। आर्या हैज़ वर्कड हेयर सिंस 2016। नेक्स्ट है आर्या हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश अ वीक। अ वीक जो है एक हफ्ता पूरा, इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पूरा एक अंतराल है, टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर फॉर यूज़ होगा। आर्या हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ वीक नाउ। ओके, नेक्स्ट है आर्या हैज़ बीन वर्किंग डैश लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ एक पूरी ड्यूरेशन है हमारे पास, पूरा एक महीना एक अंतराल है, तो अगेन यहाँ पर फॉर यूज़ होगा, लास्ट 1 मंथ। नेक्स्ट है आर्या हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ जो है हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, पिछले महीने वो यहाँ पर काम कर रही थी, आर्या वहाँ से काम कर रही है, पिछले महीने से काम कर रही है, तो आर्या हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट मंथ। ओके, सिंस लास्ट मंथ। सो ये पॉइंट ऑफ टाइम था, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया। तो ये 5-6 सेंटेंसेस जितने भी हैं, ये सारे सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई भी टेंस यूज़ किया गया हो, हमारे टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है कि हम सिंस यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे। सिंस हम जब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होगा, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा, और फॉर हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन होगा, एक पूरा अंतराल दिया होगा, तब हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एक सेंटेंस मैं आपको दूंगी और 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से कौन सा सही यूज़ किया गया है वो आप लोग बताएंगे, राइट। गांधी जी started या had started the non-cooperation movement. सो गांधी जी स्टार्टेड या हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसमें से दोनों में से कौन सा सही है, ए या बी? यहाँ पर मैक्सिमम लोग कहेंगे हैड स्टार्टेड, गांधी जी हैड स्टार्टेड दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जबकि यहाँ पर ऑप्शन सही है स्टार्टेड। क्यों? क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ रूल दैट जहाँ पर भी हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की जाएगी, जहाँ पर भी हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की जाएगी,
वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है स्टार्टेड, ना कि हैड स्टार्टेड। हैड स्टार्टेड हमारे पास परफेक्ट टेंस होती है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की जाएगी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज़ अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ खास ऐसा है नहीं। जो काम हमारा पास से चलते चलते यहाँ तक प्रेजेंट तक चल रहा है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कहते हैं। इसमें रूल जो होता है हमारे पास वो है हैज़, हैव, हैज़ और हैव प्लस बीन, हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं रूल को। हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और सिंस और फॉर का जो मैंने टॉपिक आपको बताया था वो यहाँ पर यूज़ होगा। सिंस और फॉर यूज्ड हियर, ओके, यहाँ पर वो टॉपिक यूज़ होगा। तो जहाँ भी सेंटेंस में हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारे पास दिखेगी, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज़ और हैव हमारे पास बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें बताती है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में है। सो ये रूल हमारा ऐसे बन गया। तो ये थे हमारे पास प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग पास्ट टेंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग उसे क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।